हेलो 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 केमिस्ट्री वाले भैया, आप सबों का हमारे आपके इस चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक का नाम है कंपोनेंट्स। ये हम लोगों का फेज इक्विलिब्रियम का सेकेंड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि कंपोनेंट्स होता क्या है, कैसे डिफरेंट सिस्टम का हम लोग नंबर ऑफ कंपोनेंट्स फाइंड आउट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लोग के पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। ये एक सिस्टम दिया हुआ है और इसमें पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितना है, कैसे निकालेंगे। या एक दूसरा सिस्टम दिया हुआ है, इसमें हम लोग से पूछा जाए कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितना है, फाइंड आउट करें। फिर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, यही आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि कंपोनेंट्स का डेफिनेशन होता क्या है। देखिए, सिंपल शब्दों में अगर समझा जाए तो किसी भी सिस्टम के सभी फेजेस को एक्सप्रेस करने के लिए जितने केमिकल फार्मूला हमें यूज करना पड़ेगा उसे हम लोग नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कहेंगे। कम से कम जितने केमिकल फार्मूला यूज करना पड़ेगा उसे हम लोग कंपोनेंट्स बोलेंगे। बाकी डेफिनेशन आप लोग को थोड़ा सा लंबा चौड़ा दिया गया है, क्योंकि ओबियस है ये जो टॉपिक है ये बीएससी एमएससी के लिए है, तो उसमें थोड़ा लिखना ज़्यादा पड़ता है। सो आप नोट्स पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। आप चाहें तो सिंपल शब्दों में भी डिफाइन कर सकते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट दैट इज केमिकल फार्मूला सफिशिएंट फॉर डिटरमाइनिंग द कंपोजिशन ऑफ ऑल फेजेस ऑफ सिस्टम। हम लोग सीधा ये एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं अब कि कंपोनेंट्स होता क्या है। जैसे हम लोगों के पास एक वाटर सिस्टम है और इस वाटर सिस्टम में आइस, वाटर एंड वेपर तीनों इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, आइस सॉलिड है, वाटर लिक्विड है और वेपर हम लोग का गैसियस है। इन तीन फेजेस को, वाटर सिस्टम के इन तीनों फेजेस को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। आइस को एक्सप्रेस करने के लिए क्या केमिकल फार्मूला यूज करेंगे, H2O, वाटर के लिए H2O, वेपर के लिए H2O। तो तीनों ही फेजेस को एक्सप्रेस करने के लिए हमको केवल और केवल एक केमिकल फार्मूला का यूज करना होता है, जो कि है H2O। सो वाटर सिस्टम का जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होगा वो होगा 1। फेजेस कितने होंगे, 3। ठीक है, अच्छा हम लोग नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं। ये है सल्फर सिस्टम। सल्फर सिस्टम में नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने होते हैं ये जानना है। तो सल्फर सिस्टम में हम लोग का 4 फेजेस होते हैं, चारों इक्विलिब्रियम में होते हैं। ठीक है, मोनोक्लिनिक, रोम्बिक, लिक्विड एंड वेपर। अब इन चारों सल्फर के इलेक्ट्रोड्स को या चारों फेजेस को हम लोग किस केमिकल फार्मूला से एक्सप्रेस कर सकते हैं। चाहे मोनोक्लिनिक हो, रोम्बिक हो, लिक्विड हो, वेपर हो, सभी को हम लोग सल्फर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या S8 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो इस केस में भी हम लोग का नंबर ऑफ फेजेस तो 4 होंगे, बट कंपोनेंट्स कितने होंगे, 1 होंगे। ये दोनों ही एग्जाम्पल में हम लोगों का फिजिकल चेंज हो रहा था, कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा था। एक तीसरा एग्जाम्पल हम लोग के सामने है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होता है तो हम लोग को कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तीनों ही फेजेस को एक्सप्रेस करने के लिए 3 केमिकल फार्मूला का ज़रूरत पड़ेगा। कैल्शियम कार्बोनेट के लिए CaCO3, कैल्शियम ऑक्साइड के लिए CaO और CO2 के कार्बन डाइऑक्साइड के लिए CO2। तो इनमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने होने चाहिए, 3, बट ऐसा नहीं होता है। कितना होता है, 2 होता है। अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि 2 होता है। देखिए, जब भी केमिकल चेंज होगा किसी सिस्टम में तो उसके लिए हमें थोड़ा सा अलग मेथड अपनाना पड़ता है नंबर ऑफ कंपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए। इन केस ऑफ केमिकल चेंज द नंबर ऑफ कंपोनेंट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। कैसे करते हैं, तो हम लोग नंबर ऑफ कंपोनेंट निकालने के लिए सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट या स्पीसीज जो सिस्टम में प्रेजेंट हो, यानी S।
फाइंड आउट करते हैं और उसमें से माइनस कर देते हैं नंबर ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग इक्विलिब्रिया। उस सिस्टम में जितने भी आपको नंबर ऑफ इक्वेशंस मिलेंगे इक्विलिब्रियम में, आप उसे माइनस कर दोगे किसमें से, टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट और स्पीसीज में से। साथ ही साथ यदि कोई रेस्ट्रिक्शन है तो उसे भी माइनस करना होगा, नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन आर फॉर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। खैर मैं जिस तरीके से आप लोगों को नंबर ऑफ कंपोनेंट्स निकालना सिखा रहा हूँ उसमें आपको इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, थर्ड वाले का। हर जगह आपको r=0 लिखना होगा। सो टेंशन नहीं लेना है, आपको बस ये दो चीज़ फाइंड आउट करना है और आसानी से ये हम लोग को समझ में आ जाएगा। मैथमेटिकली हम लोग इसको लिख सकते हैं कैसे, C=S - E - R। S क्या है हम लोग का, टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट और स्पीसीज। E क्या है, नंबर ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग इक्विलिब्रिया। और R क्या है, नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, बहुत ही आसान है। ये देखिए, जैसे हम लोग को थर्ड जो है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये है हम लोग का डिकम्पोजिशन। अब इसमें हम लोग को नंबर ऑफ कंपोनेंट्स निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले S जानेंगे। S मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज या कॉन्स्टिट्यूएंट कितना है, तो कितना है इस पूरे सिस्टम में, 1 2 3, ये 3 अलग अलग है तो S=3 हो गया। और इसमें इक्विलिब्रियम वाला इक्वेशन कितना है, एक ही है। सो E कितना है, 1 है और R तो 0 ही रखना है। बस वैल्यू आप डाल दें, S के जगह में 3, E के जगह में 1, R के जगह में 0। फाइनली आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 2। तो डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सिस्टम का नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितना है, 2 है। नेक्स्ट है हम लोगों का अमोनियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन। अमोनियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन करेंगे तो हम लोग का ये होगा डिकम्पोजिशन। देखो, इस सिस्टम में एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो अमोनिया का प्रेशर, ये जो अमोनिया गैस बना है, ये क्या हम लोग का सॉलिड है, ये गैस है और ये भी गैस है। तो जो अमोनिया का जो वेपर प्रेशर होता है और HCl का जो वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर होता है, दोनों का सेम होता है। ठीक है, और जब सेम होता है तो ये भी हम लोग का एक नंबर ऑफ इक्वेशन में काउंट होगा। सो C=S - E - R। आपको S कितना है, तो 3 है, 1 2 3। अच्छा, E की जगह में कितना लिखेंगे, 2। एक तो ये है ही हम लोग का, साथ ही साथ इसको भी काउंट करना होगा, भले ही इक्विलिब्रियम में ना हो बट काउंट करना होगा आपको। तो इक्वल टू कितना, 2। आप इसे 3 - 2 - 0 करोगे, आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 1। लेकिन बट पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया डज नॉट इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl मेंशन किया हो, तब आप क्या करोगे, E के जगह में 2 के बजाय 1 लिखोगे, केवल एक ही है। अगर ये ऐसा मेंशन किया हो तो आप E के जगह में 2 के बजाय 1 यूज करोगे और फाइनली नंबर ऑफ कंपोनेंट्स फाइंड आउट करोगे। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जब फाइंड आउट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, और ये है हम लोग का KCl NaBr H2O सिस्टम। ठीक है, ये सिस्टम है। देखिए, इसमें S कितना है हमें ये जानना है, तो हम बोल रहे हैं कि S 5 है। अब आप कहोगे कैसे सर, है तो 3 ही, हम बोल रहे हैं कि 5 है कैसे। देखिए, KCl NaBr H2O ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, साथ ही साथ NaCl और KBr जो है वो आपका प्रोड्यूस होगा ड्यू टू रिएक्शन। मतलब यहाँ पे इस सिस्टम में रिएक्शन होगा, सिर्फ केमिकल चेंज नहीं होगा बल्कि रिएक्शंस होगा, सिर्फ डिकम्पोजिशन नहीं होगा, रिएक्शंस होगा। तो रिएक्शन के कारण देखिए KCl और NaBr, KCl NaBr था, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेगा, KBr प्लस NaCl। ऑब्वियस है, बनाई गई, और ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का 2 नया स्पीसीज भी बना है। सो पहले का 3 और 2 नया मिला के 5 हो गया। अच्छा, यहाँ पे E का वैल्यू कितना होगा, नंबर ऑफ इक्वेशंस हम बोल रहे हैं 1, केवल एक ही है। वो कौन सा एक है, ये वाला जो कंपाउंड बना है, 2 नया स्पीसीज बना है, उसके लिए जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन आया है, ये हम लोग का 1 हो गया। सो 1, R का वैल्यू 0, C दिखाई दे रहा है ना, हाँ, C=S - E - R। तो 5 - 1 - 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। अच्छा, इसके साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल्स और रखते हैं हम लोग।
ये देखिए KCl NaCl H2O सिस्टम, ठीक है, इसमें S का वैल्यू 3 ही है। अब आप कहो कि सर यहाँ रिएक्शन नहीं होगा क्या? आंसर है यस, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। KCl और NaCl थोड़ी ना आपस में रिएक्ट करेगा, क्या करेगा? रिएक्ट करके क्या बनाएगा? वहाँ पे तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था क्योंकि डिफरेंट था, वहाँ पे KCl NaBr था, यहाँ KCl NaCl हो गया, तो ये आपस में रिएक्ट नहीं करेगा, नया कंपाउंड नहीं बनाएगा। सो यहाँ पे 3 ही होगा हम लोगों का नंबर ऑफ स्पीसीज, और ई यहाँ क्या होगा? 0 होगा, आर क्या होगा? 0 होगा। सो फाइनली आपको क्या मिलने वाला है? नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 3। अच्छा, एक और लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, सोडियम सल्फेट एंड H2O सिस्टम। यहाँ पे S का हम लोग का वैल्यू 2 होगा, 2 ही स्पीसीज है, कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई नया कंपाउंड नहीं बनेगा, सो 2 है, ठीक है। और E यहाँ पे 0 है, कोई इक्विलिब्रियम वाला इक्वेशन नहीं है, R का तो हमेशा से 0 रखते आ रहे हैं, सो C इक्वल टू हम लोग को क्या मिला फाइनली? 2। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छे से समझेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करना है, फेज रूल वगैरह सब कुछ सीखेंगे। सो वेट कीजिए और वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।